हाँ, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ज़बरदस्त गर्मी में, लू में आप लोग आए। मैं कुछ बात करूंगा आज के उच्चतम न्यायालय के निर्णय में एसआईआर के ऊपर। और मैं कहना चाहता हूं शुरू में कि एसआईआर का मूल मुद्दा आकार का नहीं है, प्रोसीजर का नहीं है, वो है सार का। एसआईआर का मूल मुद्दा है सब्सटेंस का। और अगर आप उस कसौटी से देखें तो यद्यपि एसआईआर की संवैधानिक वैधता को मान लिया गया है उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, फिर भी जितने प्रश्नों का उत्तर दिया है उच्चतम न्यायालय में, उतने ही प्रश्न और पैदा कर दिए। तो मैं सिर्फ 4-5 बिंदुओं में आपको ये बताऊंगा कि जो प्रश्न का एक निर्णय दिया है उच्चतम न्यायालय ने, उससे और किस प्रकार से विरोधाभास या प्रश्न उठता है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये निश्चित रूप से है कि एसआईआर की संवैधानिक वैधता, कानूनी वैधता को मान लिया गया है और इस मुद्दे के आधार पर निश्चित रूप से एक मुद्दा निर्णित हो गया है। लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं। पहला तो है, और मैं बहुत संक्षेप में कुछ ही पैरास की बात करूंगा, आप लोग देख सकते हैं निर्णय आ गया है अब, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो हुआ नागरिकता का मुद्दा, कई पैरास में है, विशेष रूप से पैरा 171 में है। अब रोचक बात क्या है, प्रश्न जो उत्तर देते हैं, निर्णित करते हैं, उससे और प्रश्न कैसे उठते हैं, विरोधाभास क्या है। 171 में लिखा है बड़ा स्पष्ट कि अंतिम निर्णायक संस्था नागरिकता के विषय में चुनाव आयोग नहीं है। नागरिकता निर्णायक संस्था नागरिकता एक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इत्यादि होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, और मैं कोट कर सकता हूं आपके लिए, exclusive domain of citizenship lies with the competent authority, not by the ECI। और चुनाव आयोग सिर्फ प्रशासनिक रूप से इस मुद्दे को डील कर सकता है। तो ये एक तरफ तो सही बात है, लेकिन इसका विरोधाभास देखिए, बड़ा रोचक है। चुनाव आयोग नागरिकता निर्णित नहीं कर सकता है अंततोगत्वा, और ये भी लिखा है कि जहां नागरिकता का प्रश्न उठता है तो उसको, यानी चुनाव आयोग को, उसको रेफर करना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, और उनका निर्णय बाध्य और फाइनल होगा। तो अगर ये बात सही है तो आपने देखा कि सभी 12-14 स्टेट्स में 7.5 करोड़ लोगों को जो हटाया गया, प्राथमिक रूप से तो कम से कम नागरिकता के आधार पर हटाया गया ना। तो ये कैसे हुआ कि उनकी नागरिकता निर्णित करने से पहले उनको हटा दिया? जो 7.5 करोड़, मैं एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, सभी प्रदेशों को मिला के, नाम हटे या इन्वेस्टिगेट हुए या बदले गए इत्यादि इत्यादि। अगर सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता कानून के अंतर्गत ये निर्णित हो सकता है सिर्फ, और उसके लिए एक अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो एडजुडिकेट निर्णय देती है, तो पहले वो करना चाहिए, न कि उसी आधार पर पहले उनको वोट से निष्कासित किया गया, उनके वोट को छीना गया एक ऐसी बॉडी द्वारा जिसको उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उसका कोई हस्तक्षेप, कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है नागरिकता में। मुझे थोड़ा दुख है कि ये विरोधाभास खुद, जिसको नोट किया है उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन पूरा महत्व नहीं दिया। दूसरा, पैराज 97 से 101, 4 पैरा आप पढ़ें अगर उस निर्णय के, तो दर्शाता है कि चुनाव आयोग द्वारा कई खामियां थी, महत्वपूर्ण खामियां थी, गंभीर खामियां थी, त्रुटियां थी, कमियां थी,
गैप्स थे और वो सिर्फ इसलिए ठीक हुए, उनमें सुधार सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हम जैसे लोग, यानी मैं नहीं लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे या एनजीओस कोर्ट कचहरी गए। ये माना गया है 97 से 100 पैरा 100 में, यानी एक उदाहरण, आधार को जोड़ा गया, चुनाव आयोग ने नहीं जोड़ा था ना, ये याचिकाओं द्वारा जोड़ा गया। दूसरा, जो बिहार में 65 लाख निष्कासित डिलीशंस हुए थे, उनको वापस नाम प्रकाशित करना और उसमें कारण देना कि अमुक व्यक्ति मिस्टर सो एंड सो आपका नाम निष्कासित है, इस कारण से पारदर्शिता देना जिससे कि वो उसमें एक याचक बन सके, अपील कर सकें। ये भी बात 65 लाख वोटरों के विषय में बिहार में ऐसी याचिकाओं से हुई जो कांग्रेस ने की, हम लोगों ने की, और लोगों ने की, और पार्टियों ने की, और एनजीओ ने की। अलग अलग प्रदेशों में जो राजनीतिक पार्टियों को पार्टी बनाया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा, इम्प्लीड किया गया, और बाद में BLAs बूथ लेवल एजेंट्स को इन्वॉल्व किया गया, पैरालीगल्स को इन्वॉल्व किया गया, ये सिखाने बताने के लिए किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है। ये भी एक खामी उच्चतम न्यायालय के निर्णय, ये कई सारे ऑर्डर्स हुए थे उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले 2 वर्षों में, आंतरिक ऑर्डर्स, उनके अंतर्गत हुआ ये सब। तो इसमें विरोधाभास क्या है, इसका अभिप्राय क्या है कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में खामियों के साथ, त्रुटियों के साथ, कमियों के साथ एक प्रोग्राम घोषणा की, और अगर वो प्रोग्राम बिना सिविल समाज के हस्तक्षेप के, बिना एनजीओ और राजनीतिक पार्टी की याचिकाओं के चलने दिया होता तो ये सब खामियां रहती, ये सब बदली, सुधार हुआ और स्टेबलाइज हुई उच्चतम न्यायालय के आंतरिक आदेशों द्वारा जो इन्हीं पार्टियों संस्थाओं ने मांग की। तो विरोधाभास क्या है, ये सब नोटिस किया उच्चतम न्यायालय ने पैरा 97 से 100 में। लेकिन मैं फिर दूसरा मुद्दा दुखद रूप से कहूँगा, चुनाव आयोग को की गैर जिम्मेवारी को पे टिप्पणी नहीं की। अगर ये खामियां थी जिनको ठीक किया गया तो शुरुआत तो चुनाव आयोग ने की थी, तो उनकी इस खामी को अंडरलाइन करना चाहिए था, कहना चाहिए, जो नहीं है। तीसरा, एक बात जो बड़े स्पष्ट रूप से समझी गई है सब लोगों द्वारा, और उच्चतम न्यायालय भी पूरी तरह से इसको समझता है, वो निहित है इन सब चीज़ों में, लेकिन उसके विषय में फाइंडिंग और टिप्पणी नहीं की उच्चतम न्यायालय ने, जिसको मैं एक समझता हूँ गैप है। वो क्या चीज़ है? इन सब चीज़ों का, SIR का, चुनाव आयोग का एक मूल जो त्रुटि है, फंडामेंटल डिफेक्ट है, जिस कारण से ये सब मापदंडों का उल्लंघन हुआ, वो है कम समय सीमा, अल्प समय सीमा, अत्यंत कम समय में काम करना सैकड़ों की तादाद के विषयों में। बिहार में वो समय सीमा थी 4 महीने लगभग, पश्चिम बंगाल में वो समय थी 4-5 महीने। तो प्रश्न ही उठाया जाता है कि जो जल्दबाजी थी, 7 करोड़ थे, 65 लाख थे बिहार में, बाद में उनको जोड़ा जाए अपील में, लेकिन अब समय नहीं रहा, चुनाव आ गया। ये सब अगर आप अगले वर्ष वाले चुनावों के लिए शुरू करते, उसी SIR को, उसी तहकीकात को, उसी संशोधन को, उसी सफाई को, प्योरिफिकेशन को, तो अगर आप 1 वर्ष पहले शुरू करते तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों जान बूझ कर चुनाव आयोग ने हर जगह 3-4 महीने के अत्यंत अल्प समय में, जबकि इतने सैकड़ों की तादाद पे लोग नहीं कर सकते निर्णित, ये काम क्यों किया? इस पे भी दुर्भाग्य है कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी नहीं आई है। एक और बात है जो चौथा मुद्दा है, जिसपे मैं समझता हूँ उच्चतम न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट कर तो दिया है, लेकिन टिप्पणी नहीं की है, फाइंडिंग नहीं दी है, चुनाव आयोग को उसके लिए जिम्मेवार नहीं होल्ड किया है। वो भी बड़ा साफ है। वो ये है कि चुनाव आयोग निष्कासित आपको पहले करता है लिस्ट से, एक्सक्लूजन, डिलीशन, और निर्णय आता है बाद में।
और उस पहले और बाद के बीच में चुनाव हो जाता है। तो अगर निष्कासन पहले और निर्णय बाद में, तो इसका औचित्य क्या है? ये वही समय सीमा वाली बात से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब घोड़ा भाग जाए उसके बाद अस्तबल के दरवाजे को बंद करना, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उसका औचित्य मैं समझता हूं पूरे निर्णय में अंडरलाइंग एक बड़ा स्पष्ट चीज है, लेकिन उस पर एक फाइंडिंग देना सही होता, जो नहीं है। और एक अंतिम विरोधाभास जो मैं पांचवा समझता हूं, अंतिम नहीं, दो और हैं, पांचवा और छठा। वो विरोधाभास ये है पांचवा, और उच्चतम न्यायालय को ये देखना चाहिए था, उन्हीं के निर्णय से विरोधाभास निकल रहा है। 156 पैरा में लिखा है कि आधार जो हमने जोड़ा है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जो सही है। कोई नहीं कहता कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र है। 198 पैरा में लिखा है कि इसी प्रकार से राशन कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। सही बात है। तो जब ये लिखा है तो ये तो बड़ा स्पष्ट और साफ है कि इसी प्रकार से जो बाकी 10, 11, 8, 9 दस्तावेज हैं वो भी प्रमाण पत्र नहीं हो सकते नागरिकता के। चुनाव आयोग ने सूची दी थी 11 की, आपके जन्म का सर्टिफिकेट, आपके माँ बाप के जन्म का सर्टिफिकेट, आपके कास्ट का सर्टिफिकेट, आपके 10वें कक्षा के परिणाम जो एग्जाम का है उसका सर्टिफिकेट। तो मैं मानता हूं कि जब आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता, राशन कार्ड नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकते। लेकिन ये जो पूरी एक्सरसाइज की है चुनाव आयोग ने, ये इन्हीं दस्तावेजों के आधार पे तो की है। तो निष्कासन पहले, निर्णय बाद में। और एक अंतिम बात जो चुनावों के बाद की बात है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती है। बंगाल में आंतरिक आदेशों द्वारा उच्चतम न्यायालय ने एक सिस्टम बनाया कि जो लोग निष्कासित हुए हटे हैं उनको एक अपील मिलनी चाहिए, और उसके लिए कई सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया। और अच्छा काम किया बहुत कम समय में। कम समय वाली मूल भूल चुनाव आयोग की हमेशा चल रही है। अब वहाँ रोचक बात क्या है, एक उदाहरण आता है कि 6000 अपीलों में 4000 अलाउ हो गई हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है। 6000 तो बहुत हो जाता है। अभी कोई 2-3 हफ्ते हुए, 1 महीना हुआ है चुनाव परिणाम आए हुए, उन 3 हफ्तों में 4000 अपील अलाउ हो गई हैं एक जगह, एक प्रदेश में 6000 में से। कहते हैं कि 80% अपीलें अलाउ हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक महिला हैं, इनको हटा दिया मैंने, इन्होंने एक याचिका डाली, वो याचिका 80% केस में अलाउ हो गई कि भाई इनको हटा नहीं सकते थे आप, लेकिन चुनाव तो खत्म हो गया। तो अगर 80% याचिकाएं एवरेज औसतन रूप पे सफल होती हैं, तो क्या चुनाव पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो कि खत्म हो गया, पूरा हो गया, परिणाम जिसका प्रकाशित हो गया, उसमें प्रश्न लगता है कि नहीं? इस बात पे भी आंकड़ों के आधार पर उच्चतम न्यायालय को टिप्पणी करनी चाहिए थी। तो मैं अपनी बात सिर्फ ये कह के अंत करूंगा संक्षेप में अंग्रेजी में कि SIR is always and was always a matter of substance, never a matter of form. It is about substance and intent. Really speaking, the power of doing SIR was not being questioned. What was being questioned was the mode, manner, timing, style of doing it. The substance of lack of justice was the question mark. On that count, unfortunately, the Supreme Court judgment which has upheld the legal and constitutional validity of SIR has raised as many questions as it has answered. Let me summarize 4 or 5 points in which the questions raised are more than even the questions answered. Firstly, the court holds in para 171, for those who are interested, that the formal and final determination of citizenship cannot be done. Cannot be done. Formal and final decision on citizenship cannot be done by the ECI.
it is the domain of the competent authority under the Citizenship Act, not the ECI. The competent authority mostly is the Ministry of Home Affairs. Well, that finding means that citizenship decision finally will still be made, and it also adds that wherever they find a doubt on citizenship, this ECI has to refer it to the Ministry of Home Affairs. But look at what has happened, the irony. This further comment the Supreme Court has not made. The ECI has already excluded all of you in this room on the basis of citizenship. But your decision on citizenship will be made later by a body called the competent authority. So is this not a contradiction? Should this not have come for notice, finding and comment by the Supreme Court? The second aspect, where a further comment and finding by the Supreme Court would have been justified, but doesn't find a mention, is para 97 to 100 of the Supreme Court order. It notices and underlines the several deficiencies, gaps, omissions, errors of the ECI. It says that we had to do structural improvements and we had to provide structural corrections by judicial intervention, which means that the ECI which did it was in error and the gaps were filled by petitions by NGOs and political parties like ours. One example, Aadhaar was added. Why didn't the ECI do it in the first place? Second example, 65 lakh deletions in Bihar were asked to be put up on the website with reasons for deletion, enabling a challenge to the deletion. Why didn't the ECI provide for it earlier? Political parties were implemented and booth level assistants were pressed into service along with paralegals to help people make the appeal or make the form. None of this was done by the ECI initially. So it should have found a finding in the Supreme Court order of error, omission and gaps by the ECI. Unfortunately, that is not there. Thirdly, an obvious thing which is the subtext of all of this, underlying the entire process and the Supreme Court order, but should have led to a finding categorically by the Supreme Court, which is not there. And that is that almost all these ills of substance, form and everything else arose because of a excessively constricted, excessively telescoped time limit period. You provided for crores in 4 months or so in Bihar, in 4 to 5 months in Bengal. The simple question on which the court ought to have commented but which was not done is why could the EC not start the SIR process, which nobody is questioning, the previous year for next year's elections? In every case. For 25 also you can do it if you start in 24. For 26 elections you can do it if you start in 25. Everywhere you have given maximum 4 to 4.5 months, which is telescoping crores of people into a very short time period. Another paradox and a contradiction not commented upon by the Supreme Court, which should have led to a comment and a noticing, was the process of the ECI which put the cart before the horse, which tried to close the stable door after the horse had bolted. The removal from the EC list was first, prior. The adjudication of that removal was later, whether by appeal or whatever. In the case of lakhs of people, your exclusion, which happened today, and the decision of the adjudication of the exclusion, which happened months later, in between the elections were over. That is a major deprivation which should have evoked a stronger comment from the Supreme Court. Another contradiction and paradox which arises from the nature of the Supreme Court paragraph itself. The Honorable Supreme Court said in para 156 that Aadhaar is not a proof of citizenship, which is absolutely correct. It also said in para 158 that ration card is not a proof of citizenship.
Absolutely correct. But then it should have also noticed that the crores of people who were excluded on the basis of other 7-8 similar documents, including these two. You remember the list of 11 by the EC? Your caste certificate, your birth certificate, your parents' birth certificate, your 10th class pass certificate. So all of these are also not proof of citizenship, save and except one, passport, which is hardly any percentage, 1% people have it. This also should have led to a comment and a finding by the Honorable Supreme Court. Sadly, it is missing. And finally, something post-elections, but prior to this judgment, statistically may require noticing by the Supreme Court but has not been noticed in the judgment. In Bengal alone, for example, the success rate of appeals is supposed to go as high as 80%. The figures published a while ago show 4,000 out of 6,000, which means that if 100 people are deleted, between 70 and 80 deletions have been held to be invalid and to be restored to the list. If the appeal success rate is 70 to 80% on an average, then once the crores of people are done and that rate is maintained, will it not put a big question mark on the elections? That's another issue the court ought to have pondered over. This is the analysis which we wanted to place before you, and we hope and trust that some of these contradictions will be ironed out, sorted out and settled. Thank you. आइए, इसी पे आइए, एक एक करके आइए, बोलिए. इसी पे पूछिएगा. Yes, sir. So now that the Supreme Court has given its ruling, what is the way forward for the political parties in terms of SIR, because they've taken a strong stand against SIR, even in states which now would be taken up in the future? I gave you 5 clear examples. I could give you 5 more. I don't have the time for it. All those concerns are valid. They will be raised again for the next set of elections. The Supreme Court has given a judgment principally on the legal and constitutional validity of the SIR process. We did challenge it, but our principal attack on it was not its constitutional and legal validity. It was its operational reality. The lack of justice in the process leading to a substantial denial. I gave you 5 examples of that. Those 5 examples remain fully valid for the next set of elections. And we hope and trust that those will be rectified. In fact, we hope and trust that all elections which the SIR starts on should start now for 27 elections. What's the problem with the EC notifying a state election of 27 now? It gives you 6 months. Appeals can be decided. So all those concerns remain.